गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास प्रकरण। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इतिहास क्यों पढ़ें, आखिर आवश्यकता क्या है इतिहास पढ़ने की। तो इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है जो हमारे बीते हुए इतिहास में जो गलतियां हुई हैं या जो अच्छाइयां हैं उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं इतिहास पढ़ने से, इतिहास के माध्यम से। इतिहास एक प्रमुख विषय है हमें अपने वर्तमान को, भविष्य को सुधारने का। अब हमारे मन में आता है कि मैम इतिहास तो जरूरी है पढ़ना, तो फिर हम उसे इतिहास की जानकारी प्राप्त कैसे करें। तो इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के दो साधन हैं, एक पुरातात्विक साधन और एक साहित्यिक साधन। अब पुरातात्विक साधन क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे पुराने सिक्के पड़े होंगे, पहले 10 के 5 के सिक्के चलते थे, तो उन पर तारीख लिखी होगी उनकी, तो वो सिक्के या पुराने मिट्टी के बर्तन, आपके दादी चाची ये बताते होंगे कि पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था या साग बनता है, अब भी बनता है कहीं कहीं पर। तो उससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि हमारे पिछले सालों में जब हम छोटे थे या हमसे पहले हमारे मम्मी दादी दादा के ज़माने में खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था, चूल्हे पे बनता था। तो वो हमें उसकी जानकारी किससे मिलती है, हमारे दादी दादा से, और उनके नाम की जानकारी भी। लेकिन हम अपने जो समाज का इतिहास है उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो साधन हैं, एक पुरातात्विक साधन, दूसरा साहित्यिक साधन। पुरातात्विक साधन उसे कहते हैं जो, जैसे ये बर्तन पुराने, पुरातात्विक साधन कहते हैं पुराने बर्तन या मिट्टी के खिलौने। ये बहुत समय से जमीन के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन इस समय कभी खुदाई होती है तो ये निकाले गए। तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि हमारे इतिहास में इस तरह के बर्तन चलते थे पुराने समय में, या इस तरह के खिलौने चलते थे, उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा साधन आता है पुरातात्विक साधन के अंतर्गत अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं लिखे गए लेख। क्या होते हैं अभिलेख, लिखे गए लेख। अब ये लिखे गए लेख यानी पहले कागज तो था नहीं, कागज से ज्ञान नहीं था, तो फिर किस पे लिखे जाते थे, तो ये अधिकतर मिट्टी की चट्टान, पत्थर की चट्टानों पर, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे उन पर लिखे जाते थे। या पहले लोग किस पर लिखने का यूज करते थे, पेड़ के पत्तों पर। एक भोज का पत्र आता था, भोज का पत्ता काफी चौड़ा होता है भोज वृक्ष का, अगर आपने अपने घर पे मालूम करना कि पत्ता बहुत बड़ा होता था, उस पर लोग लिखते थे स्याही से। दूसरा ताम्रपत्र। अब ताम्रपत्र क्या होते हैं, ताम्रपत्र यानी जो तांबा होता है धातु, उसको पीट कर बहुत पतला बना लेते थे और उस पर खुदाई द्वारा या खोद कर उसको लिखते थे ताम्रपत्रों पर। ताड़ वृक्ष के पत्रों पर भी लिखा जाता था, यह अभिलेख ताम्रपत्रों पर भी लिखे जाते थे और ताड़ पत्रों पर, भोज पत्रों पर, भोज वृक्ष होता है उसके पत्ते काफी चौड़े होते हैं उस पर। फिर इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, इतिहास की जानकारी अभिलेखों द्वारा, यानी जो लेख लिखे जाते थे इन पर। और उसमें क्या लिखा जाता था कि अगर चंद्रगुप्त के समय के लिखे गए हैं तो 1500 या 1200 ईसा पूर्व ये हमारे यहाँ राजा थे और इनका शासन प्रबंध ऐसा था, राज व्यवस्था इस तरह की थी। तो इस तरह के जो साधन मिलते हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और ये अभिलेख जो इस पर बर्तनों, ताम्रपत्रों, ताड़पत्रों या पत्थरों पर, पत्थरों के खंभे बनाए जाते थे काट काट कर, या दीवारें बनाई जाती थी, उन पर लिखे जाते थे। दूसरा हमारा आता है सिक्के और मोहरे। सिक्के और मोहरे। मोहरे आपने देखा होगा
कि हम भी ये जो आज मोहर लगाते हैं किसी चीज पर, तो उस तरह की मोहर बनती थी पहले भी, तो उसे गीली मिट्टी करके उस पर छाप देते थे। तो उस मोहर में जैसे आज की मोहरें होती हैं, उस पर नाम लिखा होता है कि इस विभाग की है ये। जैसे अपने स्कूल की मोहर देख लो आप, लगती है, तो हमें अगर हम हजारों साल बाद भी इसे देखें तो हमें पता लगेगा कि ये देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर की मोहर है। तो इसी तरह से उस समय मोहरें लगाई जाती थी, उस पर राजा का नाम अंकित होता था, उनकी राजधानी होती थी और उनकी समय होता था। और सिक्के, अगर इस तरह का सिक्का था उस टाइम, मतलब जमीन से खोदने पर मिला है सिक्का इस तरह का चौकोर, और इस पर लिख रहा है 600 ईसा पूर्व, लिख रहा है महात्मा बुद्ध। कोई कोई अपना नाम न छपवा कर किसी सन्यासी या महात्मा का नाम छपवा सिक्कों पर अंकित करवा देते थे। तो वो सिक्के हमें प्राप्त हो गए खुदाई के द्वारा या कैसे ही, तो हमें क्या पता लगेगा कि ये 600 ईसा पूर्व के समय के महात्मा बुद्ध के सिक्के हैं। ये 600 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध थे। तो इस तरह से हमें सिक्कों द्वारा भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब तीसरा आता है स्तूप। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप होते हैं एक पत्थर का बहुत गोलानुमा इस तरह से जगह बना देते हैं, साचा सा, उसे चारों तरफ से ये बंद होता है, और इसके अंदर जो जैन धर्म के अनुयायी हों या और कोई महात्मा हो, कोई राजा हो, तो उसके हड्डी और वो जो सामान यूज करते थे जैसे कंघा, शीशा या इस तरह से अन्य भी सामग्री वो यूज करते होंगे, प्रयोग में लाते होंगे, तो उस सामग्री को स्तूप के अंदर रखा जाता था, कोई दवाई वगैरह लगा के जिससे वो खराब ना हो। तो जब वो खुदाई हुई तो उससे निकाले गए ये स्तूप को खोद के देखा तो उसमें से वो सामान निकला, इसमें सिक्के भी निकले, मोहरें भी निकली। तो उससे हमें क्या जानकारी हुई कि ये स्तूप जिस समय बना है उस समय इस तरह के सिक्के मोहरें चलते थे और वो उस धातु के बने थे जो आज तक खराब नहीं हुई है। तो हम उससे प्रेरणा लेके क्या करते हैं कि उस तरह के सिक्के हम भी ढलवा लें या उस धातु की खोज करें ताकि वो बहुत लंबे समय तक चल सके। अब हमारा दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है जो हम किसी किताब, कॉपी में इकट्ठा कर सकें लिखकर। तो इसमें साहित्यिक स्रोत में एक धार्मिक साहित्य आता है। धार्मिक साहित्य धर्म से संबंधित, जैसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत, जैन साहित्य, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की हैं, उनमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में या उनके द्वारा दिए गए उपदेश संग्रहित हैं। तो उसमें समय भी होती है या हमें पता लगता है कि भाई जिस समय रामायण लिखी गई थी उस समय का शासन प्रबंध या शासन व्यवस्था इस तरह की थी। दूसरा आता है धर्मेत्तर साहित्य। अब ये धर्मेत्तर साहित्य क्या होता है? धर्मेत्तर साहित्य होता है धर्म से अलग, यानी लिखा हुआ तो है लेकिन उसमें धर्म से संबंधित नहीं है, शासन प्रबंध से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर किस प्रकार का शासन प्रबंध था। तो हम इसे बोलते हैं धर्मेत्तर साहित्य, यानी साहित्य तो है लेकिन धर्म से संबंधित नहीं है, राजनीति से या शासन प्रबंध से संबंधित है उस समय के राजा का। तीसरा आता है विदेशी यात्रियों के वृतांत। विदेशी यात्रियों के वृतांत जो हमारे यहाँ विदेश से आए, यानी बाहरी आक्रमण भी होते रहे हैं और हमारा इतिहास में पहले बहुत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था भारत, तो वहां पर विदेश से पढ़ने आते थे। जैसे मेगास्थनीज की है इंडिका, ये भारत आया था अध्ययन करने के लिए और इसने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य या उसके समकालीन अनेक राजाओं का वर्णन किया है। तो इन सब साधनों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी बीते समय की जानकारी मिलती है।
तो अब हमारे मन में ये आता है कि जो हमारे पुरातात्विक साधन है या साहित्यिक साधन है उनके बारे में हमें जानकारी देता कौन है। तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं या जो इन साधनों का अध्ययन करते हैं, जो खिलौने, बर्तन, शीशा, कंघा, मोहरे, सिक्के, जो भी हमें साधन मिले हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं सामग्री का, उन्हें हम बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। इसके बाद में जो इन जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसे स्रोत यानी लाइन वाइज या सीरियल से लगाते हैं और तब हमें उसकी जानकारी लिखकर बताते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इतिहासकार। यानी इतिहास की सभी जानकारियों को इकट्ठा करके क्रमबद्ध करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इतिहासकार। अब इतिहासकारों ने इस सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा है इतिहास को। एक प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं कि हमारे पास जिस समय के बारे में कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, यानी जिस समय के मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था और हम उसे पढ़ भी नहीं सकते, यानी उसका अध्ययन भी नहीं कर सकते। तो जिस समय के बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है हमारा आधे ऐतिहासिक काल। अब आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं कि लिखित सामग्री तो है हमारे पास, यानी मोहरे सिक्कों पर लिखा हुआ है और साहित्यिक स्रोत भी है, किताबें वगैरह भी हैं, या स्तंभ है, स्तूप हैं, अब लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो प्राक ऐतिहासिक काल ना तो कोई हमारे पास लिखित सामग्री है, और आधे ऐतिहासिक काल लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी भाषा हमारी समझ से परे है। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं कि लिखित सामग्री भी है, यानी सिक्के, मोहरे वगैरह सब कुछ है, साहित्यिक साधन भी हैं और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, दोबारा एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लें, इसे याद कर लें। प्राक ऐतिहासिक काल कोई भी लिखित सामग्री नहीं है। आधे ऐतिहासिक काल लिखित सामग्री है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल लिखित सामग्री भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। इन कालों के बाद में हम अब इतिहास को जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम उसे 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इतिहास को। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक काल का भारत का इतिहास। तो अब जो हमारे क्लास 6 में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो आएगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर।